क्या आपने कभी हमारी बॉडी के इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में सुना? हमारी बॉडी में 6.5 फीट लंबा एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है और उसके नंबर 1 होते हैं? नहीं, हमारी बॉडी में उसके नंबर ट्रिलियंस के अंदर होते हैं। इसके अलावा वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट हाउ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन आवर बॉडी? लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। हेलो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डीएनए के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसकी हाइट 6.5 फीट होती है, राइट? वो जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो डीएनए ही है। अब हमारी बॉडी में हर एक सेल के अंदर डीएनए होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस के अंदर ऑलमोस्ट सेल होती है, तो डीएनए के नंबर्स भी सेल के साथ में ट्रिलियंस में चले जाते हैं। तो यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस में मिलता है और जिसकी हाइट 6.5 फीट होती है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डीएनए के बारे में। डीएनए के फीचर्स के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने 1953 में डीएनए के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। जैसे कि इन्होंने बोला कि डीएनए जो होता है वो हमारा डबल हेलिक्स होता है, राइट? अब आपको पता है हमारा जो डीएनए है वो शुगर, फॉस्फेट और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हुआ, राइट? ये एक न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, ऐसे ही और भी न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पूरी हमारे पास एक स्ट्रैंड बना लेंगे डीएनए का, राइट? अब ये जो एक स्ट्रैंड है ये दूसरे स्ट्रैंड के साथ में क्या करता है बच्चों, बाइंड करता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्ट्रैंड आपस में बाइंड करेंगे तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ऐसे ही यहाँ पर भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रेन बन रहा है उसका नाइट्रोजनस बेस होगा। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से बाइंड करते हैं, राइट? इस तरीके से हमने इसको बोल दिया कि ये जो होता है ये डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है। अब बात यह है कि हेलिक्स क्यों हुआ, राइट? तो यहाँ पर हेलिक्स होने के पीछे इसका रीज़न ये है कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन गया, बट स्टिल ये जो दोनों हमारे पास स्ट्रैंड्स है ये डिसोशिएट हो सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर इन दोनों स्ट्रैंड्स को पिनअप कर दिया, राइट? मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दी है, तो अब तो ये दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर सेपरेट नहीं हो पाएंगे ना। तो यहाँ पर हमने इसको हेलिक्स इसलिए बनाया बिकॉज ये तो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये आपस में क्या कर सके बच्चों, और भी अच्छे से बॉन्डिंग कर सके। लेकिन कोई पूछे कि मैम ये बॉन्डिंग होने का अच्छे से रीज़न क्या है, तो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो एरोमेटिक रिंग रखते हैं, राइट? तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है इन दोनों तरफ ही एरोमेटिक रिंग क्या करेगी बच्चों, पाई पाई इंट्रैक्शन बॉन्ड दिखाएगी, राइट? वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई हमारे डीएनए को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाए तो हमारा जो डीएनए होता है वो हेलिक्स फॉर्म में मिलेगा हमें, राइट? सो लेट्स, देयर इज अ two long polynucleotide strands. These strands coil around each other and forming a double helix. So I hope आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमें वॉटसन एंड क्रिक ने जो प्रॉपर्टीज बताई थी कि जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल स्ट्रेन बनाता है, राइट? यहाँ पर जो स्ट्रेन्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब हमारा एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसके सामने वाला स्ट्रैंड ही यहाँ पर कैसे होगा बच्चों, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। अब यहाँ पर इनके एंटी पैरेलल होने का रीजन ये है कि जब ये दोनों क्या करेंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन में जाता है तब भी ये यहाँ पर हेल्प करते हैं, राइट? ये दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट्स वाई ये जो हमारा डीएनए होगा वो एंटी पैरेलल होगा। नेक्स्ट जो हमें बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उन्होंने बोला कि हमारे डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसका जो बैकबोन होता है वो होता है फॉस्फेट एंड शुगर, राइट? सो हम ये बोल सकते हैं, ये जो मैं एक स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ, राइट? तो इस स्ट्रैंड के अंदर भी हमारे पास ये होगा शुगर एंड फॉस्फेट का बना हुआ, और अंदर की तरफ होगा नाइट्रोजनस बेस। दोनों ही स्ट्रैंड्स में अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये जो एन है ये मैं नाइट्रोजनस बेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो ATGC में से कोई सा भी हो सकता है, राइट? अब देखो, ये जो मैंने बताया है कि जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है वो डीएनए को क्या करती है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। बैकबोन का मतलब ही होता है कि प्रोटेक्ट करना, राइट? तो शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्ट्रक्चर बनी है ये कंपैरेटिवली कैसी होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग होती है,
तो जब कोई स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो वो प्रोटेक्ट कर पाएगी ना डीएनए को, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए हमारी जो बैकबोन होती है वो सुगर फॉस्फेट बॉन्ड की बनी होती है। So let's read it about it. The outer part of DNA is made up of alternating sugar. This is called deoxyribose and phosphate groups. This form the backbone of DNA molecule. Okay बच्चों, आप यहाँ पर जरा डायग्राम को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये शुगर है, राइट, और यहाँ पर शुगर के थर्ड एंड पर और फिफ्थ एंड पर क्या कर रहा है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा शुगर का फॉस्फेट के साथ में, वो थर्ड नंबर कार्बन पे भी बनेगा और 5 नंबर कार्बन पे भी बनेगा। इसीलिए जब हम डीएनए के प्राइम्स की बात करते हैं, राइट, तो ये डीएनए प्राइम 3 एंड 5 का रहता है। ओके, ये किसकी वजह से डिसाइड होता है, इस बॉन्डिंग की वजह से ही हमें पता चलता है, राइट। जैसे आप इस एग्जांपल के अंदर देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 एंड है, राइट, 3 एंड है, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कैसा एंड है, 5 एंड है। तो ये डीएनए के एंड्स को डिसाइड करती है स्ट्रक्चर इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हमें वॉटसन एंड क्रिक ने जिसके बारे में बताया है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, वो डीएनए के अंदर इनसाइड होते हैं, राइट, उनका जो फेस होता है वो इनसाइड होता है। अब इनसाइड होने का क्या रीजन है बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है उस पर चार्ज होता है PO4-3। अगर हम हमारी सेल में बात करें तो 70% ऑलमोस्ट वाटर होता है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, राइट, तो यहाँ पर PO4-3 जो है वो क्या करेगा बेटा, वाटर सॉल्युबल होगा, मतलब हाइड्रोफिलिक है नेचर में। जबकि अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इन सब में एरोमेटिक रिंग होती है। तो वो जो रिंग होती है वो कैसी होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब जो वाटर में क्या करती है, रिपेल करती है। जैसे आप देख सकते हो कि पानी में हमारे पास ऑयल की ड्रॉप होती है, राइट, तो वो अलग ही लेयर बन जाती है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वैसे ही जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। अब जब यहाँ पर हमारे पास चारों तरफ वाटर ही वाटर है और नाइट्रोजनस बेस को अगर मैं बाहर की तरफ कर दूंगी तो डीएनए स्टेबल नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस हमारे अंदर की तरफ रहते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने का काम आपको पता ही है, शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो हमारा अंदर की तरफ आ गया और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होता है। दूसरी बात, यस, दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। दूसरी बात ये क्या होते हैं कि कोई भी एंजाइम इनको जल्दी से डिग्रेड नहीं कर सकता, जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स है, राइट। इसीलिए ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो हमारा बाहर की तरफ होता है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो डीएनए का डायामीटर होता है ना, जैसे मान लो हमारे पास ये जो एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनी है वो डायामीटर हमारे पास 2 नैनोमीटर का है और वो ऑल ओवर डीएनए में फिक्स ही रहता है, राइट। ऐसे नहीं होता कि उनके बीच का डायमीटर चेंज हो जाए, नहीं, वो फिक्स चलता है। इसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास प्यूरिन का बॉन्ड बनता है पिरीमिडीन के साथ में, तो इसीलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन रहती है। अब अगर हम बात करें कि एक कंप्लीट, जैसे मान लो एक कंप्लीट टर्न अगर हम ले इस हेलिक्स का, ये वाला, यस, ये एक कंप्लीट टर्न अगर हम लेते हैं एक डीएनए का, तो उसमें टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं, राइट। मतलब हमारे पास यहाँ पर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, राइट, बेस पेयर होंगे। और इनके बीच की, जैसे मान लो अब ये पूरा एक टर्न लेने में अगर हम इसकी लेंथ देखें डीएनए की, तो वो रहती है 3.4 नैनोमीटर, राइट। अब ये जो एक, जैसे मान लो ये हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस है। अब मुझे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, तो आप खुद सोचो, जब कंप्लीट डिस्टेंस इसकी 3.4 नैनोमीटर है, राइट, और यहाँ पर टोटल ऐसे 10 मॉलिक्यूल है और मुझे दो के बीच की निकालनी है, राइट, दो एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस के बीच के डिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दूंगी, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.34 नैनोमीटर। इसका मतलब दो नाइट्रोजनस बेस की जो बीच की डिस्टेंस रहती है वो 0.34 नैनोमीटर रहती है। और कंप्लीट एक हेलिक्स कंप्लीट करने के लिए डीएनए की जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है बच्चों, 3.4 नैनोमीटर रहती है। तो ये हमारे पास डीएनए का कुछ डायामीटर है। अब अगर हम बात करें कि टोटल डीएनए की लेंथ कितनी रहती है, जैसे मान लो एक ह्यूमन सेल के अंदर अगर हमें डीएनए की लेंथ निकालनी है तो वो कितनी रहती है,
सिंपल एज दैट, मुझे ये पता चल जाए कि उस डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, राइट। तो अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें तो उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने हैं बच्चों? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है। और आपको पता है दो जो बेस पेयर है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है। तो अब यहां पर मैं इसकी हेल्प से पूरी डीएनए की लेंथ निकाल सकती हूं। कैसे? वी कैन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, राइट। तो अब जब जब दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ह्यूमन सेल में जो डीएनए मिलता है उसकी लेंथ आ जाएगी विच इज 2.2 मीटर, राइट। ये जो 2.2 मीटर लेंथ है, इसको जब मैं फिट में चेंज करूंगी वो हमारे पास रहेगी ऑलमोस्ट 6.5 फीट के बराबर। तो ये